दोस्तों मैं जुगल सरकोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ शानदार क्लास। जिस प्रकार से एक के बाद एक सारी क्लासें आ रही है, तो उसी क्रम में आपके आज जो क्लास ला रहा हूँ मैं है यहाँ ऊष्मा उपचार। हीट ट्रीटमेंट आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसके बारे में अपन यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं कि ऊष्मा उपचार क्या है। समझना थोड़ा सा देखिएगा, मैं कुछ चीज़ों पर आपको बताऊंगा। इससे पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने मेटल के बारे में पढ़ा है। जब धातुओं के बारे में अपन ने पढ़ा, तो धातुओं से संबंधित आज अपन पढ़ रहे हैं कि ऊष्मा उपचार क्या होता है। मतलब समझिएगा, धातुओं पर, स्टील पर क्या है ऊष्मा, मतलब हीट देख करके किसी चीज का इलाज करना, वो कहलाता ऊष्मा उपचार। तो एक इलाज है, ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रम है, एक ऑपरेशन है ये। मतलब क्या कहेंगे अपन इसको, ऊष्मा उपचार मतलब क्या है। आपका पहला ही पॉइंट बनता है कि ऊष्मा उपचार का अर्थ क्या है। अगर आपसे पूछे कि अर्थ, तो अर्थ का मतलब होता है हीट ट्रीटमेंट। हीट मतलब ऊष्मा और ट्रीटमेंट मतलब उपचार। तो ऊष्मा के द्वारा उपचार करना, ठीक है। स्टील का ऊष्मा के द्वारा उपचार करना, ये है ऊष्मा उपचार। मतलब ऊष्मा के द्वारा, हीट के द्वारा उपचार करना। ठंडी को गर्म करके उस पर कोई भी ऑपरेशन किया जाता है, तो ये ऊष्मा उपचार कहलाता है, जिसका अपन ने अर्थ पढ़ लिया। वह इसका एक्चुअल अर्थ क्या है, इस बात को यहाँ क्लियर किया। अब आती है परिभाषा। डेफिनेशन को किस तरह से समझोगे आप लोग, ऊष्मा उपचार की डेफिनेशन क्या होगी, मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी स्टील को, कोई भी धातु को, या फिर मिश्र धातु को, यहाँ धातु या मिश्र धातु कह सकते हो, ठीक है। धातु या मिश्र धातु को ठंडी अवस्था से गर्म करके और ठंडी अवस्था से क्या किया, गर्म करके पुनः उसे निश्चित दर पर ठंडी करने की क्रिया ऊष्मा उपचार कहलाती है, जिसको हम परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, ये लीजिएगा परिभाषा। अब आप डेफिनेशन को समझो, क्या समझे देखिए, लिखिए इसमें, देखिए देखना, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, किसी धातु या एवं मिश्र धातु, ठीक है, धातु या मिश्र धातु को ठंडी दशा से, ठंडी दशा से गर्म करके देखो, यहाँ पर मैं वही बात बता रहा हूँ, कोई भी धातु हो गया, या फिर यहाँ किसी धातु को या मिश्र धातु को ठंडी दशा से गर्म करके, ठंडी दशा में क्या करना आपको, गर्म करके उसके यूँ समझेंगे यांत्रिक गुण हो जाएगा। जो यांत्रिक गुणों में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो मैकेनिकल गुण में कब बदलाव होगा, ठंडी दशा से जब क्या करोगे, गर्म करके उसे निश्चित दर से ठंडा करने की क्रिया हीट ट्रीटमेंट कहलाती है। अब आप यहाँ समझ लो कि इसको क्या बोलते हैं, हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। दोनों चीजों आपको क्लियर करना है। या किसी भी धातु या मिश्र धातु को ठंडी दशा से गर्म करके निश्चित दर पर ठंडा करने की क्रिया को हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, मतलब ऊष्मा का उपचार कहते हैं। तो इस तरह से अपन यहाँ ऊष्मा का उपचार करते हैं। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, परंतु मोटी है आपके लिए। तो ऊष्मा उपचार क्या कहलाती है, इसको आपने ध्यान से पढ़ा, समझा, ठीक है। ये थी, तो यहाँ ऊष्मा उपचार का
अब यहाँ निश्चित दिशा में यहाँ पर क्या हीट ट्रीटमेंट क्या हुआ, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, इस पर ध्यान देना, समझना था। ठीक है, तो ये निश्चित दर पर यहाँ परिभाषा को अपने समझ लिया। नेक्स्ट, अगर इसी में आता तो हीट ट्रीटमेंट को अपने समझा है, लेकिन इसके क्या होता है कि इसका जो गुण है क्या है, यांत्रिक गुणों में सुधार करना। इसका वास्तविक गुण है ऐच्छिक यांत्रिक गुणों में सुधार करना। तो इसका जो लाभ है वास्तव में अगर बात करते हैं ये क्यों किया जाता है, इसके क्या एडवांटेज है, तो ये समझिएगा लाभ। लाभ लाभ में अपन कह सकते हैं ऐच्छिक यांत्रिक गुणों में सुधार करना। ठीक है, ऐच्छिक ऐच्छिक मतलब इच्छा अनुसार, यांत्रिक गुणों में यूं समझे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में सुधार करना। भाई कोई भी यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसमें यांत्रिक गुणों में जो है ऐच्छिक सुधार करना, ये इसका मोस्टली लाभ है। दूसरा है यांत्रिक गुणों की प्राप्ति के लिए। अब ऐच्छिक यांत्रिक गुण हो गए, तो यहाँ तक आप समझ चुके हो कि किस तरह की कंडीशन आपके साथ हुए। तो इसका मतलब है यांत्रिक गुण है, तो इसका मतलब इसको मशीनिंग योग्य भी बनाया जा सकता, मतलब मुलायम, मशीनिंग योग्य बनाने हेतु, भाई उसका उपचार क्यों किया जाता है, इसकी कई कंडीशनें होती है, तो क्यों करते हैं। तीसरा है, आप आगे भी देखो कि क्या हो सकता है ना। देखिए यहाँ कठोरता लाने हेतु। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों चीजों को देखना है, इस तरह से एक एक चीज है ना। अब कई भी धातु ठोक गिर जाती है, पड़ जाती है, चोट लग जाती है, तो उसके क्या होता है, यांत्रिक अंदर उसके इंटरनल जो है तनाव हो जाता है, स्ट्रेस, उसको कम करने के लिए तो लिखो आंतरिक तनाव को बोलते हैं इंटरनल स्ट्रेस को कम करना, ये उद्देश्य है। यहाँ आप देखो, यहाँ एक एक चीज को देखो। इसके बाद क्या है, भंगुरता कम करना, ब्रिटलनेस कम करना, उद्देश्य से जिसे टूटे नहीं जल्दी, चोट मारने पर यहाँ टुकड़े ना हो, ऐसी स्थिति इसकी यहाँ पर बनती है। टफनेस को बढ़ाना, मतलब चिमड़ापन बोलते हैं, चिमड़ापन को बढ़ाना, क्लियर हो गया। आपको एक एक चीज को देखना है। यहाँ पर कठोरता लाना, नहीं तो वो मुलायम ही नहीं रह जाएगा। कठोरता प्लस हार्डनेस लाना, ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। देखो, कठोरता लाना, जंग से बचाना, जंग को संसारण भी कहते हैं, से बचाना, तो जंग से बचाना, इस तरह की कंडीशनें आपके साथ बनती है। तो 5-7 पॉइंट है दोस्तों यहाँ, जो कि स्टील में अपन ऊष्मा उपचार की बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर में से अपन ने पढ़ा कि इसका अर्थ क्या है कि स्टील का ऊष्मा के द्वारा उपचार करना, तो मतलब हीट दे करके, क्या दे करके, हीट दे करके उसका जो है ट्रीटमेंट करना, क्या करना, इलाज करना, यही तो ऊष्मा उपचार कहलाता। तो यहाँ यही कर रहे हैं। और इसमें परिभाषा भी लिखा है, किसी धातु या मिश्र धातु को ठंडी दशा से गर्म करके उसे निश्चित दर पर ठंडा करने की दिशा को हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार कहलाता है। इसके क्या क्या लाभ है, ये क्या क्या जो है एडवांटेज प्राप्त होते हैं, तो यहाँ ऐच्छिक यांत्रिक गुण प्राप्त करने हेतु यही मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सुधार या प्राप्त के लिए मशीनिंग योग्य बनाने हेतु धातु ठंड यहाँ पर जो है उसको नॉर्मल कर लेना, मतलब मशीनिंग योग्य मतलब सॉफ्ट बना लेना,
मशीनिंग योग्य करना हेतु, मशीनिंग योग्य के बाद आंतरिक गुणों में तनाव हेतु, इंटरनल स्ट्रेस जो होते हैं उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद भंगुरता, बिटलनेस को कम करना, चिमड़ापन को अपन समझ सकते हैं यहाँ पर, टफनेस को बढ़ाना है, कठोरता का मतलब हार्डनेस को यहाँ पर जो है इसमें लाना है, जंगरोधी, संसाररोधी बनाना। ये सारे के सारे गुण यहाँ इस तरह की धातुओं में जो है बदलाव हीट ट्रीटमेंट के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों उसमें उपचार की जो है मैंने डेफिनेशन और उससे संबंधित कुछ बातों के बारे में आपको बताया। उम्मीद आप इनको बढ़िया से उतार लोगे। फिर अपन और आगे बात करते हैं इसी प्रकार से। तो आपने उतार लिया होगा और आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ आपने लाभ पढ़े हैं, इसके कौन कौन से लाभ थे इस पर परिचर्चा कर लेते हैं कि भाई यहाँ जो जो लाभ थे 5 से 7 लाभ अपने यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और है जिसका अपन बात करते हैं, तो ग्रेन डिफाइन ये और आपका। अब ग्रेन डिफाइन का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। आपको ग्रेन डिफाइन का मतलब कोई धातु होती है तो उसके कणों में कुछ न कुछ तो बदलाव आता है, गिरता पड़ता, ठोकने पीटने चोट मारने पर ग्रेन में जो है क्या होता है, कुछ एरर्स आ जाते हैं, मतलब बदलाव आता है। तो उसमें क्या करना, सुधार करना। तो ये मान लीजिए कणों में सुधार, जो उसके कण होते हैं तो कणों में सुधार की बात करते हैं। तो ये कणों में सुधार जो होता है ग्रेन डिफाइन कहलाता है। और ग्रेन डिफाइन के भी यही जो है हीट ट्रीटमेंट के द्वारा ही संभव है, अर्थात ऊष्मा उपचार की सहायता से ही संभव है। तो ये था दोस्तों आपका क्या था, हीट ट्रीटमेंट, जिसको आप उतार लो पूरा एक एक करके। मैंने आपको पूरा बताया कि हीट का मतलब ऊष्मा और ट्रीटमेंट का मतलब आप जानते हो क्या हुआ, उपचार। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है ऊष्मा उपचार। आप तो समझ गए, तो स्टील या धातु तत्व का जो है ऊष्मा के द्वारा उपचार करना ही ऊष्मा उपचार कहलाता है। समझ गए। अब क्या होता है, लोहा और कार्बन मिलकर किसका निर्माण करता है, मैंने बताया मेटल में आपको। लोहा और कार्बन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, यूँ तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि लोहा और कार्बन मिलकर के एक ही चीज़ का निर्माण करेगा, वो है आपकी क्या है, स्टील। और स्टील जब कोई चीज़ बनती है तो मजबूत होती है, क्योंकि कार्बन की मात्रा उसको मजबूती प्रदान करती है। तो स्टील में क्या क्या बदलाव आते हैं, उसको यहाँ पर स्टील को ठंडी करना या गर्म करना। ठीक है, ठंडी गर्म दिशा में कौन कौन से बदलाव आते हैं, ठीक है, इसको देखना आपको। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखेंगे अपन सबसे पहले जिस पर अपन बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट के लिए स्टील को गर्म या ठंडी करना, लिख लीजिएगा। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट के लिए ऊष्मा उपचार हेतु स्टील इस्पात को गर्म या ठंडा, अब गर्म करते हैं ठंडा करते हैं तो क्या लगता है आपको, अलग अलग स्थिति नहीं होगी ना। तो ये समझो आप, इसको इस तरह से समझिएगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज ले लीजिएगा, ये यहाँ पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यहाँ जो है आप जानते हो कि इसमें बदलाव है। अब आप समझो बदलाव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप देखो इस तरह की कंडीशन बनती है। तो क्या होता है कि एक होता है इसमें लोअर टेम्परेचर, क्या होता है लोअर, एक होता है अपर के टेम्परेचर। तो देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, सबसे पहले क्रिटिकल क्या होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है निचला या निम्न क्रांतिक निम्न क्रांतिक तापमान, जिसका अपन यहाँ जिक्र कर रहे हैं। चलिए यहाँ से बात की, तो लोअर क्रिटिकल जो टेम्परेचर है, ये निम्न क्रांतिक जो तापमान है वो है क्या, समझो। यहाँ में कोई भी इसको देखो, मेटल है अपने पास स्टील, उसको गर्म करते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो आप जानते हो टेम्परेचर दिया, बदलाव हो रहा, राइट होगा। टेम्परेचर देने पर बदलाव हुई, यहाँ 2, 5, 10, 20, 50, जो 100, 200, 500, 700, 800, 1000 ऐसे डिग्री टेम्परेचर में बढ़ता जा रहा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसी तरह से बदलाव बढ़ता जा रहा। देखना आपको एक कंडीशन ऐसी आती है, यहाँ बदलाव, ठीक है। तो ये बढ़ता जा रहा सीधा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक स्थिति ऐसी आ जाती है
कि यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है, यहाँ तापमान बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज तो इस चीज आई रही है, मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो बदलाव जो हो रहा है कैसे हो रहा है, इधर उष्मा दे रहे हैं, इधर इसके तापमान बढ़ रहा है, तो यहाँ इसमें फैलाव हो रहा है या बदलाव हो रहा है। तो ये बदलाव हो रहा है, एक स्थिति ऐसी आएगी कि जहां पर स्टील को क्या करते हैं 723 डिग्री पर आकर के क्या हो जाता, कितने पर, यहाँ ले लीजिएगा एक पॉइंट ले लीजिएगा जिसको अपन 723 डिग्री कहेंगे, ठीक है। तो इस पर आकर के कितना 723 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, निचला क्रांतिक तापमान कहलाता है। जहां आकर के देखना यहाँ पर क्या होता है, इस कंडीशन में जो है स्टील में क्या होता है, बदलाव उत्पन्न होता है, बदलाव प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ जो चीज है डिग्री सेल्सियस, यहाँ बदलाव, बदलाव का मतलब क्या होता है, गर्म। जब यहाँ पर तापमान दिया जा रहा तो यहाँ गर्म होगा, ऐसे कैसे गर्म होता चला गया, ठीक है। इधर ताप दिया, इधर गर्म किया, लेकिन एक स्थिति आ जाती है कि यहाँ स्टील की जो संरचना में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है, वो होता 723 डिग्री पर। जहां पर भी परिवर्तन होने लगता है, या यूं कहे कि परिवर्तन प्रारंभ, परिवर्तन प्रारंभ, तो परिवर्तन जब प्रारंभ होने लगता है तो वो अवस्था कहलाती है आपकी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। यूं समझिए इसको, परिभाषा के तौर पर यूं कहिए कि जब स्टील को तापमान दिया जाता है, ताप दिया जाता है, जब स्टील को ताप दिया जाता है, दिया जाता है तो वह क्या हुआ, दिया जाता है तो वह गर्म होता है, परंतु एक स्थिति 723 डिग्री सेल्सियस वाली, ठीक है ना। एक स्थिति ऐसी आती है कि वहां स्टील की आंतरिक संरचना में बदलाव प्रारंभ हो जाता है या बदलाव शुरू हो जाता है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं बताओ, यहाँ पर बदलाव शुरू हो जाता है और इस स्थिति को, बात समझो, इस स्थिति को क्या बोलोगे आप, को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, तो ये आपकी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाती है। तो यहाँ तक तो आपको ये बात क्लियर हो गया कि लोअर टेम्परेचर कैसे कहते हैं। नोट डाल कर लिखना है कि स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है। स्टील का निचला क्रांतिक तापमान 723 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये एग्जाम में भी आया हुआ है। DMRC ले लीजिएगा, रेलवे ले लीजिएगा, ठीक है, DMR से ले लीजिएगा, रेलवे ले लीजिएगा, इस एग्जाम में आपको पूछा हुआ, तो ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 723 डिग्री वाला, जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत लायक है। तो आपको यहाँ यही समझना है, यहाँ मैं यही बता रहा हूँ, जब स्टील को ताप दिया जाता है तो वो गर्म हो जाता है, परंतु एक स्थिति ऐसी आती है 723 वाली स्थिति से जहाँ पर स्टील की आंतरिक संरचना में बदलाव प्रारंभ हो जाता है। इस संरचना शुरू होता है, ये शुरू वाली स्थिति, बदलाव की जो शुरू हो जाता है, यही स्थिति जो क्या कहलाती है अपनी, क्या कहलाती है, मतलब इसमें पूर्ण बदलाव प्रारंभ हो, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं अपन, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या कहलाता है, फिर इसका ऊपर पे बात करेंगे, ताड़ लो इसको एक बार।
नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये तो था अपना अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और यहाँ लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा आपने। अब बात करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे होगा। ये तो लोअर था, अगर सेम कंडीशन अपन यहाँ पर देखेगा इसमें भी लागू करते हैं, किसमें, अपर में, तो अपर में कैसा होगा। तो यहाँ पर देखना ऐसी चीज़ आपके साथ में हो जाएगी कि यहाँ पर बढ़ने लगी कंडीशन। मैं आपको इसी तरह से बना कर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर प्रारंभ हुआ है, जो 723 डिग्री कंडीशन कहलाया है, उसका अपन ने जिक्र किया। इसी प्रकार से अब इसमें क्या होता है कि बदलाव होता है और ताप देते हैं। ताप दिया तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है, इस जो बदलाव हो रहा है, ये बदलाव ही आपका क्या कहलाता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है आपका कहलाता है। तो यहाँ लोअर की जगह अपने पास क्या आएगा, अपर। क्या आएगा नंबर 2 पे, अपर। तो यहाँ से आप देख सकते हो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये चीज़ आपको देखने वाली बात है, समझने वाली बात। तो इसको बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। इस तरह की कंडीशन आपके साथ में बनती है दोस्तों। अपर का मतलब होता है ऊपरी, है ना। अपर का मतलब क्या होता है, उच्च। ठीक है, तो यहाँ अपन बात करते हैं तो ये आता है उच्च क्रांतिक तापमान। अब आप समझ सकते हो उच्च क्रांतिक तापमान किस तरह से कंडीशन आपको अप्लाइड करना है, समझना। गौर कीजिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूं कि उच्च क्रांतिक तापमान किस प्रकार से होगा। जब स्टील को क्या होता है कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से और अधिक गर्म करते हैं, और अधिक गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बदलाव होता जाता, बदलाव होता जाता। एक अवस्था ऐसी आती है कि पूर्ण बदलाव आ जाता है। जिस जगह पर पूर्ण बदलाव आ जाता है वो अवस्था कहलाती है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। उस अवस्था में यहाँ अगर बात करते हैं तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होती है, संरचना, वो ऑस्टेनाइट में परिवर्तन हो जाती है और उसी को ही बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें जो बात करते हैं तो यूँ आयरन और कंबाइंड, आयरन और कार्बन जो है बिल्कुल जो है मिल जाते हैं, मतलब बिल्कुल कॉमन हो जाते हैं। ऐसी चीज आपको बताता हूँ। तो ये कहलाती है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ आपके यहाँ पर, लिख गया। जब स्टील को निम्न क्रांतिक तापमान से, निम्न क्रांतिक तापमान से और अधिक गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो देखो जब स्टील को निम्न क्रांतिक तापमान से और अधिक गर्म किया जाता है, ध्यान रखना यहाँ और अधिक गर्म किया जाता है, तो स्टील, जब स्टील को निम्न क्रांतिक तापमान से और अधिक गर्म किया जाता है, क्या नीचे में और अधिक गर्म किया जाता है, तो स्टील की आंतरिक संरचना में परिवर्तन बढ़ता जाता है, अंत में एक स्थिति ऐसी आती है कि अंत में एक स्थिति ऐसी आती कि स्टील की आंतरिक संरचना में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। स्थिति ऐसी आती है कि स्टील की संरचना में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, उसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ताप कहते हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो गया। चलिए इसकी परिभाषा को एक और तरीके से पेश कर सकते हैं, कैसे, पूर्ण परिवर्तन। ठीक है ना। स्टील को गर्म करने के बाद आए पूर्ण
परिवर्तन ही अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। बोलो, यहाँ तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको भी नहीं, ठीक है। यूं और कर सकते हैं, है ना, जब स्टील की संरचना में संरचना पूर्ण ऑस्टेनाइट अवस्था में पहुंच जाती हैं, उसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसके बाद बनता है तो एक और चीज बनता है, स्टील की संरचना में पूर्ण ऑस्टेनाइट तक, कहाँ तक, पूर्ण ऑस्टेनाइट तक जब पहुंच जाती है तो इसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं दोस्तों। तो समझना है यहाँ स्टील की संरचना कहाँ तक, पूर्ण ऑस्टेनाइट तक पहुंच रही है। तो क्या इसके बाद नोट में लिखो एक बिंदु, ठीक है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में आयरन एवं कार्बन मिल जाते हैं, ठीक है। और तापमान की अगर बात करूं, इसमें तापमान 723 से अधिक, 723 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता हो, ठीक है। ये चीज आपको देखना, 800 850 तक एवरेज जाता है, अलग अलग देखते हैं यहाँ पर, तो बढ़ता जाता है, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, तो ये कंडीशंस आपकी बन जाती है। तो यहाँ जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब तो ऊपरी क्रांतिक तापमान, और ऊपरी क्रांतिक तापमान जब स्टील को निम्न क्रांतिक तापमान से और अधिक गर्म किया जाता है, तो स्टील की आंतरिक संरचना में परिवर्तन बढ़ता जाता अंत में एक ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ स्टील की पूर्ण संरचना परिवर्तन हो जाती है, परिणाम स्वरूप वही स्थिति क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाती है। अपर वाला स्टील को गर्म करने के बाद पूर्ण परिवर्तन हो जाता हो, क्या कहलाता हो, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। जब स्टील की संरचना पूर्ण ऑस्टेनाइट अवस्था में चली जाती है तो वो भी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में आयरन एवं कार्बन पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, ये चीज आपके हो जाती है। बता लो, कोई दिक्कत हो तो बताइए, लिख लो, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया शानदार। तो दोस्तों ये देखिए, आगे अपन बात करते हैं इसी में ही। तो आपको मैंने अभी तक जो पढ़ाया है कि भाई ऊष्मा उपचार, उसमें जो है आपको 2 टेम्परेचर बताए स्टील के लिए, एक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, एक लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको क्या कहोगे? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर डेफिनेशन समझते हैं तो क्या होगा, लोअर क्रिटिकल की समझते हैं तो क्या होगा, इन दोनों को क्लियरिफिकेशन करते हैं, देखिएगा क्लियर हो जाएगा। खैर, अब मैं बात बताना चाहता हूँ कि अपर क्रिटिकल मतलब ऊपरी और लोअर क्रिटिकल में निचली। जब आप सबसे पहले गांव से शहर में निकलते हो किसके लिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए, तो कैसा होता है, कुछ भी नहीं पता होता। धीरे धीरे हम क्लास में बैठाते हैं, आपको पढ़ाई कराते हैं रेगुलर, तो आपके अंदर जो है इधर पढ़ाई का धीरे धीरे बदलाव आपके अंदर आता जाता है। एक स्टेप ऐसी आ जाती है जिसको बोलते हैं 723 डिग्री सेल्सियस, जहाँ आकर के आप में बदलाव होना शुरू होता है कि नहीं यार अब तो पढ़ना ही चाहिए, बस नौकरी ही लगना है, जुनून आना, वो होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। लेकिन एक स्थिति धीरे में फिर और टेम्परेचर बढ़ता जाता है, हम और बढ़ाते हैं, क्लास में और ज़्यादा दबाव देते हैं, प्रेशर करते हैं, आपको बोलते हैं, समझाते हैं, आपको जो है उस तरह सभी टीचर्स के द्वारा आपको प्रभावित किया जाता है, उस तरह से आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, आप और ज़्यादा गर्म होते जाते हो, मतलब पढ़ते जाते हो। परिणाम स्वरूप एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि कार्बन और आयरन दोनों के दोनों ही मिल जाते हैं, मतलब हम और आप मिल जाते हैं, किताबों के साथ मिल जाते हैं, अर्थात जो है एग्जाम के साथ मिल जाते हैं। ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि आपको नौकरी लग जाती है, ऑस्टेनाइट अवस्था परिवर्तन हो जाती है, पूर्ण बदलाव आ जाता है आपके अंदर। उस पूर्ण बदलाव की स्थिति को बोलते हैं कि अब आपकी नौकरी कोई नहीं रख सकता, तो उस स्थिति को बोलते हैं कि पूर्ण बदलाव, कि मुझे नौकरी लेना है, अब कुछ भी हो जाए मैं गाँव नहीं जाऊँगा, उसको बोलते हैं पूर्ण बदलाव। ऐसी स्थिति को बोलते हैं अपन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, तो लोअर क्रिटिकल और अपर क्रिटिकल को मैंने सरल लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। नेक्स्ट अगर और बात करते हैं तो इसमें क्या चीज आएगी समझना। ये तो था ऊष्मा उपचार, और ऊष्मा उपचार में अपन ने यहाँ पर पढ़ा है कि भाई अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इनके बारे में पढ़ा और इनसे संबंधित बिंदुओं पर पहलुओं पर चर्चा की कर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई गई होगी। अब तो आप समझ ही सकते हो, तो आप यूँ भी क्वेश्चन आ जाए कि आयरन
मतलब लोहा और कार्बन कब में कौन सी अवस्था में मिलते हैं, तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अलग अलग कंडीशन लागू होती है जिसके आधार पर अपने को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। ठीक है, देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन रेंज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ, सुनिए बात को। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, यहाँ देखिए ध्यान से देखो, समझो बात को, क्लियर करो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, किसे कहेंगे ट्रांसफॉर्म, मतलब होता है पारेषण। ट्रांसफॉर्मेशन पारेषण पराश। अब आप समझो यहाँ पर पारेषण जो पराश है, इसी का ही अपन बात करते हैं, ये है ट्रांसफॉर्मेशन रेंज, पारेषण पराश। और पारेषण पराश क्या होती है, इसको अपने को समझना होगा, क्लियर करना होगा, इस तरह की स्थिति बनानी होगी कि पारेषण पराश होती क्या है। मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की जो पराश होती है मध्य की, मतलब ये कंडीशन यहाँ से यहाँ तक की जो चल गति है, तो लोअर से लेकर के अपर तक बीच की जो रेंज है वो क्या कहलाती है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लिखिएगा निचला क्रांतिक ताप से ऊपरी क्रांतिक ताप के मध्य की दूरी देखो यहाँ पर निचला क्रांतिक ताप से ऊपरी क्रांतिक ताप के मध्य की दूरी है ना, परास कहलाती है। ठीक है, दूरी क्या कहलाती है, पारेषण परास या ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहलाती है। इसको बोलते हैं पारेषण परास। तो ये दोनों के बीच की जो दूरी है उसको बोलती है ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। ठीक है, एक और होता है जिसको अपन यहाँ पर कहते हैं, आपको ज्ञात हो तो क्या कहेंगे, न्यू समझिएगा। एक और कंडीशन आपके साथ लागू होती है इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में अपन बात करते हैं, तो यहाँ एक और चीज़ आपके सामने मैं बताता हूँ, हीटिंग के जो हीटिंग है यहाँ उष्मा के, उसके भी चरण होते हैं। क्या होता है, तो स्टील को गर्म करने के जो चरण होते हैं, इसमें अपन बात करते हैं, तो चरणों में अपन एक और पढ़ते हैं, देखिए ऐसी क्रम में। तो एक होता है हीटिंग। क्या होता है हीटिंग क्या है, मतलब क्या है समझना, हीटिंग किसे कहते हैं। हीटिंग का मतलब होता है उष्मन, और उष्मन का मतलब क्या होता है, मतलब स्टील को गर्म करना, स्टील को गर्म करने को क्या कहते हैं, गर्म करना, ये कहलाता है हीटिंग। पहला पॉइंट, हीटिंग आपको कोई दिक्कत नहीं देगा किसी प्रकार से, क्योंकि हीटिंग में अगर बदलाव आता है स्टील के अंदर तो निम्न बिंदुओं पर आता है। वो कौन से बिंदु का आप देखिएगा, एक तो देश की संरचना में देखिएगा यहाँ पर बदलाव होगा, तो किस किस पर निर्भर करेगा यहाँ पर, तो यहाँ देखिएगा आकार, पहली बात आकार, साइज, और यहाँ इसकी बात करते हैं तो संरचना पर, संरचना किस प्रकार की संरचना है, आकार है, साइज है, संरचना पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो है निर्भर करता है, जो आप हीट देते हो वो किस किस बिंदुओं पर निर्भर करेगी, उसका आकार कितना है, साइज कितना है, संरचना कैसी है, इस सब पर, जो स्ट्रक्चर कैसी है, बनावट कैसी है, इन सब पर क्या करेगा, इसकी जो है उष्मा देने पर जो है, हीटिंग देने का जो है निर्भर करेगी। ये बात भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ इसमें ही एक और पॉइंट तो आपके लिए आता है, जिसको बोलते हैं अपन यहाँ शॉकिंग। क्या बोलते हैं, शॉकिंग। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिखिएगा शॉकिंग किसे कहेंगे, शॉकिंग। शॉकिंग की अगर बात करते हैं तो आप लोग सब लोग जानते हो, शॉकिंग मतलब कुछ तो है, शॉकिंग मतलब आप समझो एक क्लियर स्थिति है आपके सामने आती है, तो वो कौन सी आ रही है, इस पर आपको को ध्यान देना है। देखो यहाँ पर किस प्रकार की शॉकिंग स्थिति, जिस प्रकार से यहाँ ये है, इसको बोलते हैं शॉकिंग। क्या है कि स्टील को, स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर
उसे और फिर उसे उसी तापमान पर पर कुछ समय तक रखा जाता है। इसे सॉकिंग कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ दो चीजें आपके सामने बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। देखो, स्टील को एक निश्चित तापमान पर क्या करते हैं, गर्म किया जाता है, और उसी तापमान पर कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, उसको रखा जाता है। मतलब गर्म भी किया फिर उसी तापमान पर उसको रखा, तो ये क्या कहलाया, सोकिंग कहलाया। ठीक है। एक और इसी में होता है तीसरे नंबर का पॉइंट, जिसको आपको ध्यान से देखना है, वो है आपके पास में यहाँ क्योचिंग। पहले क्योचिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। क्योच, यहाँ क्योच से बनता है क्योचिंग। ये तो क्योच, और इसके आईएनजी लगा दो तो क्योचिंग क्रिया होगी एक तरह से। अब क्योचिंग है क्या, इसको थोड़ा सा समझना। गर्म करते हैं स्टील को, तो स्टील को गर्म करने पर या फिर शॉकिंग के बाद क्या, स्टील को देखना समझना, स्टील को गर्म करने पर या शॉकिंग के बाद देखो ध्यान से, यहाँ स्टील को गर्म करना, तो स्टील को गर्म करने पर या शॉकिंग के बाद, दो कंडीशन है, शॉकिंग के बाद दो स्टेप हो जाती। अब ठंडा करने की क्रिया के बाद, ठंडा करने की क्रिया क्यूच कहलाती है। इसमें एक बात बताता हूँ, क्यूच तो कहलाती है, लेकिन इसके लिए जो यूज किया जाता है क्यूचिंग के लिए, यहाँ पर कौन कौन सा चीज कर सकते हैं, जल, क्या कर सकते हैं, जल, या फिर बोलो ब्राइन सोल्यूबल ऑयल, ब्राइन सोल्यूबल ऑयल, या फिर जल, या फिर एक और कह सकते हैं तो अपन ठंडी हवा का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से हम क्यूच करते हैं। क्यूच से बनता है क्यूचिंग। तो यहाँ पर देखिए, हीटिंग मतलब उष्मन या उष्मा, ठीक है। यहाँ शॉकिंग मतलब उसको क्या करना है, या गर्म करना। शॉक किस चीज को गर्म करना, तुम्हारे अगर कोई खोपड़े में दे दे शॉक, झटका लगा तो गर्म हो जाता है ना क्यूच। यही चीज आपके यहाँ पर क्यूच कहलाती है। क्यूच में क्या होता है कि एक तो पहले तो क्या कर दिया, गर्म कर दिया, फिर पानी डाल, अरे कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया यार, तब परेशान हो, अब आगे वो भी ध्यान रखेगा, उसने भी माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। तो इस तरह की कंडीशन जो क्यूच कहलाती है। कभी ठंडे हवा से करते हैं, कभी जो है उसको पानी में डाल देते हैं, कभी जो है उसके लिए क्या करते हैं, अपने यहाँ पर सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। इस तरह से उसको क्यूच किया जाता है, और इस क्रिया को क्यूचिंग कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, ये सारी की सारी बातें आपको क्वेश्चन आ रही ना, तो क्रमबद्ध रूप से इनको उतार लो, जिससे कि आपको सुविधाजनक नोट्स बन जाए। अब देखिए आगे, और इसमें ही तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा क्यूचिंग तक आपको बता दिया। उष्मा उपचार है तो स्टील को गर्म या फिर ठंडा करना, और ठंडा जब गर्म करते हैं तो कई स्थितियां लागू होती है, जो आपको मैंने बताया। जैसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंचेगा, लोअर पर पहुंचेगा, ऊपरी जहाँ पर शुरुआत होगी तापमान में बदलाव की, जहाँ अंत होगा तो आप तापमान में परिवर्तन के बदलाव की, तो उसमें कंडीशन यहाँ पर निचला ऊपर आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच का जो है क्रॉस बनेगा, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहा जाएगा। इस तरह से हीटिंग की फिर विधि आएगी, तो यहाँ हीट करेंगे, इसको गर्म करना है, और गर्म में यहाँ आकार, साइज, संरचना, सारी चीज़ों पर वो गर्म होगा। इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है, कंडीशन देखना होगा। शॉकिंग में स्टील की निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता, फिर उसी तापमान पर उसको कुछ टाइम तक रखा जाता है, तो वो क्या कहलाती है, यहाँ शॉकिंग कंडीशन कहला जाती है। इसी प्रकार से एक और क्वेचिंग होता है। क्वेचिंग क्या होता है कि पहले गर्म कर लिया, या फिर शॉकिंग तक ले गए, और शॉकिंग के बाद पुनः उसे ठंडा किया गया, और ये कंडीशन क्यूच कहलाती है। और क्यूच से अपना जो क्रिया बनी वो क्यूचिंग के लिए, इसके लिए जल या ब्राइन होल या सोल्यूबल ऑयल या लॉर्ड ऑयल या हवा, यहाँ ठंडी हवा का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जो कंडीशन आपका क्यूचिंग कहलाता है। दोस्तों, आपने ये उतार लिया मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन को अभी पढ़ना है।
एक एक करके क्या क्या पढ़ोगे आप देखो। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें ही, तो देखिए उसका उपचार में अपन लिखेंगे। अब देखिएगा संरचना की बात करते हैं तो इसमें कोई और चीज भी आपके सामने आती है, वो आती है देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील। ओके डन। अब यहाँ पर लिखो स्टील को बोलते हैं इस्पात या फौलाद। इस्पात की संरचना, तो कौन कौन सी संरचना होती है स्टील की, इस्पात की, इनको पढ़ना होगा, समझना होगा, लिखना होगा। तो इस्पात की जो संरचनाएं होती है, स्टील की जो संरचनाएं होती है वो कौन कौन सी होगी, किस किस प्रकार की होगी, कैसी होगी, इनके बारे में। मोस्टली ये 7 प्रकार की संरचनाओं में डिवाइड होता है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। मैं एक एक करके आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिएगा नंबर 1 पे बोलते हैं तो इसको बोलते हैं फेराइट। क्या बोलते हैं? फेराइट। ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 पर इसी चीज को बोलेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे सीमेंटाइट। क्या बोलते हैं? सीमेंट से बनता है सीमेंटाइट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलना। इसके बाद नंबर 3 पर अगर बोलते हैं तो इसमें बोलते हैं पियरलाइट। क्या बोलते हैं? पियरलाइट। ठीक है, नंबर 3 पर बोलते हैं इसमें पियरलाइट। और नंबर 4 पर जब इसमें बोलते हैं तो क्या होगा? ऑस्टेनाइट। क्या होगा? ऑस्टेनाइट। देखो ऑस्टेनाइट। इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि एक एक चीज को स्पष्ट करो। इसके बाद आप समझ सकते हो, यहाँ अगर बात करते हैं तो इसमें ऑस्टेनाइट की बात होता है मार्टेनसाइट। क्या होता है? मार्टेनसाइट। ठीक है, इस तरह से अपन यहाँ पर बात क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ सारी की सारी स्थितियाँ जो है आप समझ सकते हो क्या स्थिति बन रही है। नेक्स्ट अगर इसी में आता है तो ट्रुस्टाइट। क्या आता है? ट्रुस्टाइट। इसी में अगर बात आती है तो ट्रुस्टाइट। अब यहाँ ट्रुस्टाइट आप समझ सकते हो कैसी स्थिति आपके साथ बनेगी, इस पर भी कर सकते हैं। अंत में एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं सॉर्बाइट। क्या होता है? सॉर्बाइट। ये आपका सॉर्बाइट आता है। अब आप समझो कि इस तरह से 7 प्रकार से ये क्या है, संरचनाएं जनरेट होती है। मतलब ऊष्मा उपचार के दौरान जब ऊष्मा के द्वारा इनको हीट दी जाती है, क्या दी जाती है? हीट, मतलब ऊष्मा दी जाती है। तो इस तरह की स्थितियां इनमें उत्पन्न होती है। जो कौन कौन सी है आपके सामने है। ये 7 वंडर स्थिति लागू होती है। जैसे फेराइट है, सीमेंटाइट है, पियरलाइट है, ऑस्टेनाइट है, मार्टेनसाइट है, ट्रुस्टाइट है और सॉर्बाइट है। ये सारी की सारी स्थितियां होती है। इनमें से एक एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसे लड़के कर भी नहीं पाते हैं। उनसे कहीं न कहीं भूल या गलती हो ही जाती है और उसी को ही मैं नहीं चाहता कि आप दोहराए। पहले एक बार इन सभी का एक साथ में आप संरचनाओं का फोटोज ले लीजिएगा, जिससे आप बढ़िया उतार सकें। आपने उतार लिया तो और आगे बात करते हैं। तो इस तरह से अपन यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे थे? स्टील की संरचना। इस्पात की संरचना में एक एक करके अपन 7 को पढ़ते हैं और इनमें से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला ही क्वेश्चन है कि 7 संरचनाओं में से कौन सी लोहे की सबसे शुद्धतम संरचना है? तो लोहे की सबसे शुद्धतम संरचना है फेराइट, जिसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज है जिसका अपन जिक्र करना चाह रहे थे कि भाई फेराइट क्या है, यहाँ समझो। तो फेराइट में सबसे पहला पॉइंट है कि ये लोहे की शुद्धतम संरचना। ठीक है, इसमें लिखिएगा यहाँ पर जो चीजें हैं आपके सामने, इसी बात को क्लेरिफाई करना हो, फिर आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा जाए क्या, देखो ये है लोहे की सबसे शुद्धतम संरचना है। यह है लोहे की सबसे शुद्धतम संरचना है। यहाँ पर अपन ने बात कर ली कि लोहे की सबसे शुद्धतम संरचना कौन सी है, जिसका अपन यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर होगी। नंबर 2 पर बात करते हैं तो इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, इस पर भी क्लियरिफाई हो जाए। कार्बन की मात्रा आपको स्पष्ट होना चाहिए कि भाई क्या है कार्बन की मात्रा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? सर्वाधिक। सॉरी, यहाँ पर कार्बन की मात्रा बहुत कम, क्योंकि कार्बन की मात्रा सर्वाधिक नहीं होगी। जब शुद्ध होगा तो कार्बन की मात्रा क्या होगी? बहुत कम। तो यहाँ सर्वाधिक न होकर क्या होगी? बहुत कम होगी। तो कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी। ठीक है, पहली बात। तो यहाँ पर इसके एक और चीज है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, गुण। और गुण की अगर मैं बात करूँ तो पहला जो गुण है वो है इसका डक्टाइल। क्या है?
डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है तन्य दोस्तों। और दूसरा एक और गुण है इसका, वो है यहाँ पर क्या है, देखिएगा मैग्नेटिक, क्या था, मैग्नेटिक, ठीक है। मतलब होता है सही लैंग्वेज में समझे तो चुंबकीयता, क्या होता है, चुंबकीयता का भी गुण होता है, मतलब आराम से ये क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। यहाँ तक भी क्लियर है। एक और होता है तीसरे नंबर का, वो होता है सॉफ्ट, क्या होता है, सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब तो आप अच्छी तरह जानते हो, मुलायम होता है, क्या होता है, मुलायम। तो इस तरह की कंडीशन आपके सामने बन जाती है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों यहाँ यही बात देखना आपको, कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, इसमें क्या होता है, डक्टाइल होता है, तन्य, मैग्नेटिकता होता है, और इसमें क्या होता है, सॉफ्टनेस होता है। ये सारे के सारे गुण होते हैं। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है फेराइट, ठीक है। नंबर 2 पर अगर बात करते हैं तो फेराइट के बाद आता है सीमेंटाइट, क्या आता है, सीमेंट से बनता है सीमेंट, और इसके बाद में टाइट और लगा दो, ठीक है। तो सीमेंट टाइट होता क्या है, इसमें सबसे पहले कि ये मिश्रण किसका है, मिश्रण अगर आपसे पूछे कि ये मिश्रण किसका है, तो सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पर कि ये जो सीमेंटेड मिश्रण है, ये एक मिश्रण है, लेकिन है किसका, इस बात को ध्यान रखना है। एक तो है ऊपर वाला शब्द जो कि शुद्ध लोहा फेराइट का, फेराइट, और उसके साथ में इसमें क्या मिला जाएगा, कार्बन का रासायनिक मिश्रण है, कार्बन का रासायनिक, मतलब फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण है, जिसमें अपन बात करते हैं तो इसके भी क्या होंगे, गुण होंगे। और गुण कौन कौन से होंगे, सबसे पहला तो ये हार्ड होगा, क्या होगा, कठोर होगा। अब जब हार्ड अर्थात कठोर जब कोई चीज होती तो निश्चित तौर से वो भंगुर होगी, तो क्या होगी, वो ब्रिटल होगी, क्या होगी, ब्रिटल। ब्रिटल को तो आप जानते हो मतलब क्या होगा, भंगुर, इसको कह सकते हैं यहाँ भंगुर। तो दो चीजें आपके सामने है, क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसी स्थिति आपके साथ में बनती है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा फेराइट को लेकर, कार्बन की मात्रा बहुत कम, डक्टाइल, तन्य, मैग्नेटिक था, और ये सॉफ्टनेस था, ये गुण होते हैं। सीमेंटाइट की बात करते हैं तो मिश्रण फेराइट होता है प्लस कार्बन होता है, या गुण की बात करते हैं तो हार्ड, कठोर और ब्रिटल होता है। ये सारी की सारी चीजें आपको साथ में क्लियरिफाई होती है। खैर अब आप इसको ऐसे कैसे उतार लो, फिर और बात करेंगे आगे। तो दोस्तों आपने उतार लिया, तो आगे बात करते हैं इसमें। तो मैंने आपको यही बताया कि फेराइट क्या है, कि लोहे का सबसे शुद्धतम संरचना है या स्ट्रक्चर है। तो ये लोहे की सबसे शुद्धतम फेराइट जो है, नाम ही फेराइट, फेराइट है तो मतलब लोहे तो हुआ ना। कार्बन की मात्रा बहुत कम यहाँ होती है इसमें, और ये गुण है डक्टाइल, तन्य, मैग्नेटिक, चुंबकीयता और मुलायम, क्योंकि जब लोहा होगा तो चुंबकीयता होगा ही होगा, चुंबक को आकर्षित करेगा, ये बात भी है। सीमेंटाइट का मतलब होता है मिश्रण, फेराइट प्लस कार्बन का मिश्रण है, और यहाँ ये हार्ड होता है, कठोर और ब्रिटल, भंगुर भी होता है। एक बात और बताता हूँ आपको इसी में, तो यहाँ तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है पियरलाइट। क्या आता है, नाम सुना होगा आपने पियरलाइट, क्या होता है, देखो सुनिए, पियरलाइट, पियरलाइट। अब पियरलाइट क्या होता है, इस चीज़ को आप देख सकते हो, समझ सकते हो, तो इस चीज़ को अपन क्लियर कर सकते हैं कि पियरलाइट होता तो क्या होगा। कट बिंदुओं को देखना, समझना है और क्लियर भी करना है आपको कि पियरलाइट किस कंडीशन की स्थिति है। तो ये जो है ना एक मिश्रण है, क्या है, मिश्रण, लेकिन किस किस का मिश्रण है ये बात आपको समझना होगा। भाई पियरलाइट मिश्रण तो है, लेकिन ये किस किस का है, तो एक तो फेराइट, यहाँ भी मैंने पढ़ा है, एक तो फेराइट पढ़ा है, एक सीमेंटाइट। तो फेराइट मिश्रण किसका है, फेराइट प्लस सीमेंटाइट, सीमेंट तो ये हो गया, इसकी आर की मात्रा, और अब यहाँ पर जो मिश्रण है इसकी मात्रा है 87 प्लस 13, ठीक है, ये इसकी मात्रा है। तो आपको ध्यान रखना 87% हो गया और 13% हो गया, बराबर कितना है, 100% हो गया। तो ये आपके क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर पियरलाइट प्राप्त हुआ। तो पियरलाइट की कंडीशन, अब जब यहाँ इस तरह की मात्रा बनेगी कि यहाँ दोनों मिलकर के बनेगा तो कुछ गुण भी आएंगे। तो गुण की अगर बात करते हैं तो क्या क्या गुण आ जाएंगे, इस पर देखना है, थोड़ा सा विचार करना है। पहला गुण है ये यहाँ पर बहुत ही क्या होगा, बहुत ही मजबूत होगा, ठीक है। तो लिखना है यहाँ बहुत, क्योंकि दोनों का मिला तो बहुत ही मजबूत। ओके, मुझे लग रहा कि इसमें कोई दिक्कत आपको, तो बहुत मजबूत। दूसरा यहाँ पर एक और बात बताऊं तो तीसरे नंबर का के बाद में चौथे नंबर का एक और है, जिसको अपन ऑस्टेनाइट कहते हैं। ऑस्टेनाइट क्या बोलते हैं, ऑस्टेनाइट। अब ऑस्टेनाइट क्या होता है इसको ध्यान से देखना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ाया है, ठीक है। लोअर क्रिटिकल, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ाने का जो ये है कि भाई आपको क्लियर हो जाए, कि समझ में आए कि क्या होता है, इसके बाद इसको पढ़ा रहा हूँ, इससे वजह समझ में आती है और आप क्लियर भी समझ पा रहे हो कि ऐसा करने से ऐसा होता है। देखिए ऑस्टेनाइट में मतलब क्या होता है, मैंने बताया
लोअर क्रिटिकल एक अपर। अपर क्रिटिकल में क्या है, स्टील की पूर्ण संरचना में बदलाव आ जाता है। जब स्टील की पूर्ण संरचना में बदलाव हो जाता है तो ऐसी स्थिति ऑस्टेनाइट स्थिति कहलाती है, संरचना ऑस्टेनाइट कहलाती है। ठीक है, जब स्टील को अपर क्रिटिकल क्रिटिकल टेम्परेचर तापमान पर गर्म किया जाता है गर्म किया जाता है तो देखो, जब स्टील को ऊपरी क्रांतिक तापमान पर क्या करते हैं, गर्म किया जाता है तो, ठीक है, गर्म किया जाता है तो हमें ऑस्टेनाइट गर्म किया जाता है तो स्टील की पूर्ण संरचना में पूर्ण बदलाव आ जाता है। स्टील की संरचना में, स्ट्रक्चर में पूर्ण बदलाव आ जाता है और ये है अवस्था ऑस्टेनाइट कहलाती है। इससे हम एक चीज को क्लियर कर सकते हैं कि इस स्थिति को क्या बोलते हैं, ऑस्टेनाइट। इस स्थिति को बोलते हैं ऑस्टेनाइट और इस स्थिति को ही अपने यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि यह अवस्था ऑस्टेनाइट कहलाती है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो क्या आता है, देखिए यहाँ इसमें भी कुछ न कुछ तो गुण होंगे, और जब गुण होंगे तो क्या चीज़ होगी, ये बात भी आपको देखना होगा। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या कंडीशन हो जाएगी, तो ये जब इस तरह की कंडीशन बनेगी तो इतने टेम्परेचर होगी तो इसका मतलब मैग्नेट तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि गर्म होगी तो मैग्नेट संभवित, तो ये नॉन मैग्नेटिक होगी। क्या होगी, इसका गुण होगा नॉन मैग्नेटिक, मतलब अचुंबकीयता का गुण होता है। इसमें बहुत ही यहाँ पर मैग्नेट नहीं बना सकते, इसका मतलब नॉन मैग्नेटिक होगा। ये आपको कंडीशन समझना होगा। एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें वो होता है ऑस्टेनाइट के बाद में मार्टेनसाइट। क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर मार्टेनसाइट क्या होता है, मार्टेनसाइट। ऑस्टेनाइट के बाद में आता है मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट क्या होता है, इसको भी आपको समझना होगा, ये बात भी आपको क्लियर होगा। तो यहाँ क्या होता है कि स्टील को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ऑस्टेनाइट अवस्था के बाद में तो तत्काल प्रभाव से ठंडा कर दिया जाता है। तो क्या होता है, उस स्थिति को बोलते हैं मार्टेनसाइट। ठीक है, तो ऑस्टेनाइट संरचना के बाद स्टील को तुरंत ठंडा कर देने पर मार्टेनसाइट संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। इस तरह से जो संरचना आपको प्राप्त होगी वो मार्टेनसाइट। अब जब आपको कोई भी चीज गर्म और उसको तत्काल ठंडी करे तो भंगुर भी होगी और हार्ड भी होगी। ठीक है, तो इसका गुण भी बन जाएगा। तो लीजिए गुण में पहला विठल, मतलब समझिए आप भंगुरता का। दूसरा जब यहाँ होगी तो हार्ड होगी, और नेक्स्ट का गुण आ जाएगा, मतलब समझिए तो कठोरता।
ये इसके अंदर क्या आ जाएंगे, गुण आ जाएंगे, इसके अंदर प्रॉपर्टी समझ आएंगे। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो मैं आपको बताया हूँ पियरलाइट, मैं बताया ऑस्टेनाइट, मैं बताऊँ मार्टेसाइट, मैं बताया फेराइट, मैं बताया सीमेंटाइट। पहले फेराइट पढ़ाया शुद्ध रूप, फिर सीमेंटाइट पढ़ाया, और फिर इसके बाद में यहाँ पियरलाइट पढ़ाया। पियरलाइट दोनों का मिश्रण कितना है, 87 13। ये आपके जो है इस समय पूछा हुआ है 2019 में, 2019 ईस्वी में पूछा हुआ। ये ऑस्टेनाइट है। जब स्टील को गर्म किया जाता है तो यहाँ क्या होता है, कौन सी संरचना बनती है, यहाँ अपर, और अपर वाली संरचना बदलाव, पूर्ण बदलाव की स्थिति को ऑस्टेनाइट कहते हैं। इसमें जब पूर्ण बदलाव और नॉन मैग्नेटिक होगा गुण। मार्टेनसाइट क्या होता है, ऑस्टेनाइट संरचना को तुरंत ठंडा कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मार्टेनसाइट कहते हैं। ये कंडीशन आपके साथ हो जाती है। उतार लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। आपने उतार लिया तो अपन लास्ट में और अंत में इस चीज़ को और पढ़ते हैं कि क्या है ये सारी की सारी स्टील की संरचना है। सीमेंटाइट अपन ने पढ़ लिया, फेराइट अपन ने पढ़ लिया, यहाँ पर है ना, ऑस्टेनाइट पढ़ लिया। ऑस्टेनाइट की भी कंडीशन आपको मैंने बता दी। क्वेश्चन केस में इस पर भी परिचर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और बची है एक दो चीज़ें। इनको भी अगर क्लियर रूप से पढ़ लेंगे तो आपको हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। तो फिर पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चनों का भी मैं पैटर्न क्लियर कर दूंगा, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर करा दूंगा, जिससे कि आपको तकलीफ सामना ना करना पड़े, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, तो दोस्तों यही चीज़ है जिसका हम जिक्र करना चाहते हैं। तो लिखिए, आइए समझिए बात को। तो लिखिए 5वें के बाद में यहाँ पर अगर बात आता है तो छठा नंबर का। अब छठा नंबर में बसता आपका ट्रुस्ट टाइट। क्या बोलता है, ट्रुस्ट टाइट। ठीक है, अब ट्रुस्ट टाइट संरचना होती क्या है इस पर देखिएगा। सबसे पहली बात तो हमने देखिए मार्टेनसाइट वाली संरचना को यहाँ पर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम, मार्टेनसाइट वाली संरचना को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप पर दोबारा ठंडा किया जाता है। तो लिखिए मार्टेनसाइट, देखिए मार्टेनसाइट। देखो क्लियर करना है यहाँ पर, मार्टेनसाइट वाली संरचना को ठीक है, देखिए यहाँ पर मार्टेनसाइट वाली संरचना को यदि लोअर क्रांतिक ताप से कम ताप पर पुनः दोबारा ठंडा किया जाता है तो हमें ट्रुस्ट टाइट संरचना प्राप्त होती है। चलिए अपन बात करते हैं यहाँ ट्रुस्ट टाइट संरचना की। तो मार्टेनसाइट वाली संरचना को यदि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या करते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या करते हैं, से यहाँ पर कम ताप पर क्या करते हैं, कम ताप पर गर्म किया जाता है, और यहाँ उसको पूरा जगह पुनः दोबारा ठंडा किया जाता है। यहाँ तो क्या कर दिया, कम ताप पर इससे क्या कर दिया, गर्म कर दिया, और कम ताप पर गर्म करके पुनः इसको जो क्या किया जाता है, दोबारा से क्या किया जाता है, यहाँ पर ठंडा किया जाता है। तो ये संरचना जो प्राप्त होती है वो ट्रुस्ट टाइट होती है, और इसके परिणाम स्वरूप जो इसमें गुण उत्पन्न हो जाते हैं वो आप देख लीजिएगा। ट्रुस्ट टाइट संरचना में जो गुण उत्पन्न हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि ये कंपन को सहन कर पाएगी, कंपन को सहन करने लायक। लेकिन यहाँ दूसरा एक और नोट मैं आपको डाल देता हूँ जो आपके लिए बहुत अहम है, वो ये है कि इसमें ये मशीनिंग नहीं कर सकते, मशीनिंग नहीं किया जा सकता। ये चीज भी आपको देखनी होगी। तो इस तरह से एक एक चीज को क्लियर करना है। तो सबसे पहले है कि कंपन सहन करने लायक बन जाती है, लेकिन इसको क्या नहीं कर सकते, मशीनिंग नहीं कर सकते, ये बात भी आपको समझना होगा। तो कुछ लाभ है तो कुछ हानियां तो होगी इसे। और लास्ट में मैं अंत में एक चीज और के लिए उत्तर को ले जाना चाहता हूँ, जो जैसे ट्रुस्ट टाइट पड़ी है अंत में, इसी प्रकार से एक और है जिसको नाम जानते हो आप, सोरवाइट। क्या जानते हो, सोरवाइट। ठीक है, अब सोरवाइट क्या होता है इसको आपको समझना, ठीक है, विस्तार से पढ़ना है।
सोलवेट को। अब सोलवेट का जिक्र आता है तो क्या आता है, ठंडी होने की दर कंट्रोल करके क्या करते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर यही बात है, आपको बताता हूँ कि इसमें जो ठंडी होने की दर को कंट्रोल करके क्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें ठंडी होने की दर को कंट्रोल करके, देखो दो चीजें हैं, ठंडे होने की दर को कंट्रोल करके यहाँ जो सोलवेंट अवस्था प्राप्त की जाती है करके, सोलवेंट अवस्था या प्रसन्नता प्राप्त की जाती है, इस तरह से प्राप्त होती है आप लोगों को। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। मैं आपको इसी में लिख देता हूँ नोट में कुछ बिंदु जो आपको ध्यान रखना है। देखिएगा इसमें पीयर लाइट, देखिएगा इसमें जो है एक तो होता है पीयर लाइट, पीयर लाइट, ठीक है। पीयर लाइट की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, पीयर लाइट क्या होता है इसमें अधिक होता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन सीमेंटाइट इसमें कम होता है, एवं सीमेंटाइट क्या होता है, कम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो। तो नोट में मैंने आपको डाल दिया कि इसमें पीयर लाइट क्या होता है, और ये जो होता है इसका जो है यूज अगर करते हैं, तो यूज वगैरह अगर देखते हैं तो टेम्पर्ड स्टील के लिए, किसके लिए आता है, टेम्पर्ड जो स्टील होती है ना, तो उसी के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यहाँ ध्यान रखना। तो ये जो ज़्यादातर यूज आती है सोलवेंट वो टेम्पर्ड स्टील के लिए ही उपयोगी है। कर ये बहुत सारे बिंदु मैंने आपको पढ़ाए, समझाया, लिखा है, और इसका स्क्रीनशॉट भी आपने बराबर लिया जगह जगह। अपन और बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये बड़ा विषय है। अब समझना ये है कि क्वेश्चन जब आते हैं तो कैसे आ जाते हैं। चलिए, एसएससी इंजीनियर में आपके क्वेश्चन आया था, उस पर ध्यान देना है। एसएससी इंजीनियर में जब क्वेश्चन आया तो बच्चे कर ही नहीं पाए थे, क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, और ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन लड़कों को जो है ये चीज़ पता ही नहीं थी। ठीक है, ये बात आपको देखना है। ठीक है, तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर पर क्या क्वेश्चन था, ये लीजिएगा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यह था कि ऊपरी क्रांतिक ताप पर औलाद की प्राप्त अवस्था होगी, अब उसने अवस्था बोल दिया, संरचना नहीं हो रहा। ठीक है, देखो वहां पर उसने ऑप्शन में दिया है, ध्यान रखना है, हेमेटाइट। यहाँ ध्यान रखना, ये बात भी आपको क्लियर करना है किस किस तरह की कंडीशनें आपके साथ होगी। तो एक तो आता है यहाँ, चलिए लिख लीजिएगा ट्रिस्टाइट, ठीक है, फेराइट, ठीक है ना, मार्टेनसाइट, और एक और होता है जिसको बोलते हैं अपन यहाँ, इसमें भी होता है ऑस्टेनाइट। ये तो एसएससी में आया था, ठीक है, जेई पे, लेकिन यही रेलवे में पूछा गया, और रेलवे में जब पूछा गया आरआरबी में, एएलपी में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बदलाव लाया था। यहाँ ये क्वेश्चन में यहाँ था, इसकी जगह देखो डी नंबर पे दिया था, कोई नहीं, बताओ। ऑप्शन को सोचना है, तो आपको ट्विस्टाइट तो होगी नहीं, अभी भी पढ़ाई मैंने, सेपरेट होगी, शुद्ध है तो, है ना, यहाँ पर मार्टेसाइट होगी नहीं। तो यहाँ पर देख क्रांतिक तापमान के लिए मैंने बताया था प्राप्त होगी अवस्था, तो क्रांतिक तापमान पे एक ऑस्टेनाइट ही प्राप्त होती है। अगर यहाँ ये तीनों दी हुई है, ऑस्टेनाइट दी है, तो कौन सा करोगे, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों स्थितियों में आपको क्वेश्चन पे डी ही क्लिक करना था, लेकिन अलग अलग बार पूछा गया और बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यही तो क्वेश्चन है जो आपको तकलीफ देते हैं दोस्तों। छोटी छोटी बातें हैं परंतु आप समझ नहीं पाते हो, फिर वहां पर लगता है कि सर हमारे तो गड़बड़ होगी। अरे गड़बड़ तो जब होना ही है ना, ऐसी स्थिति में ऐसे क्वेश्चनों को जब बारे में बताया जाता तो फिर आपको तो तकलीफ आनी आनी। तो ये बात तो आपको तय है, सोचने की जरूरत ही नहीं किस तरह की कैसी कंडीशन से बनती है, ये बात आपको दिखाना होगा, समझना होगा, बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो यूं है, वहां दिया था ऊष्मा उपचार का
प्रमुख उद्देश्य उद्देश्य। ठीक है, अब क्वेश्चन को बताना था। पहला ऑप्शन था वहां मशीनिबिलिटी, दूसरा था वहां डक्टिलिटी, तीसरा था वहां, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर मशीनिबिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है ना। एक एक चीज को आपको क्लियर करना है और वही चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर देखो मायने रख रही है। एक एक चीज को अपनी स्पष्टीकरण करते हैं तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा उपचार का प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। हाँ हाँ, यांत्रिक गुणों में सुधार, यांत्रिक गुणों में सुधार, ग्रेन रिफाइन मतलब कण सुधार। इस टाइप से चार जब ऑप्शन आपके सामने मिलते हैं कहाँ, इसरो में, और यहाँ एक बार यही आपकी ITI में पूछे गए और यही एक बार जो है JEE में पूछे गए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन से एग्जाम आता था दोस्तों बड़ी तकलीफ होती और यहाँ बच्चा नहीं कर पाता, बहुत तकलीफ होती उसको, क्योंकि यहाँ मशीनिबिलिटी करता तो ज़्यादातर लड़के ये करते हैं जो कि गलत हो जाता। कारण यहाँ कोई पर्टिकुलर नहीं पूछा, उसने पूछा है कि प्रमुख उद्देश्य, इसमें ये दिया। अगर प्रमुख नहीं देता तो फिर उपरोक्त सभी भी बन सकता था। अगर यहाँ उपरोक्त सभी बनता, मान लीजिए यहाँ ये लिख देता मैं सभी, तो फिर सभी आएगा, लेकिन प्रमुख का अगर जिक्र किया तो सभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रमुख चार ऑप्शन रहे, इसमें यांत्रिक गुण करना, क्योंकि यांत्रिक गुणों के अंदर ही सारी चीजें आती है। डक्टिलिटी यांत्रिक गुण आ जाता, मशीनिबिलिटी जाता, यहाँ ग्रेन सुधार भी आता, सारी की सारी। और यहाँ पर जो है यांत्रिक गुण जो है, मैकेनिकल जो है, इन्हीं में बदलाव के लिए विशेष जो है ऐच्छिक, मैंने सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिखा था, याद हो तो इसमें आपको ध्यान रखना। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यही लिखा था कि अपना जो है उसमें उपचार का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों यही बात है, बस लगे रहना पड़ेगा, तभी आप और हम आगे बढ़ेंगे। और ये सारी वीडियोज देखना होगा तब जाकर आपको समझने का। सारी वीडियो कहाँ मिलेगा, हमारे प्ले स्टोर पर जाना आपको, गूगल के पे, और वहाँ प्ले स्टोर पर जाओगे तो जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज, हाँ ये लिखोगे तो आपको वहाँ ऐप डाउनलोड करते ही सारी वीडियोज मिल जाएंगी बहुत ही मिनिमम प्राइस में। आप एक बार देखिए तो सही, कोई बात नहीं। अगर आपको समझ नहीं आता तो कुछ वीडियो तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे, उनको देखो, और देखने के बाद अगर आपको समझ में आता तो लेना, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं कि आप हमारे लिए पूरा हिंदुस्तान पढ़ा, जहाँ से मर्जी मान लो आप अपनी स्वेच्छा से जिस जगह से चाहे वहाँ से परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियोज बेहतर लगता है तो क्रमबद्ध रूप से सारी वीडियोज पढ़ना चाहे तो एक बार जरूर देखें, ये बात आपको मैं जरूर बताना चाहूँगा। और बुक्स भी उपलब्ध है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर, सिर्फ और लिखना है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी बाय जुगल सर, या फिर आपको जो भी चाहिए उस तरह की बुक को लिख करके आप जुगल सर का नाम लिखिएगा तो आपको मिल जाएगी। अपन को जो भी बुक उपलब्ध है आप अपने अपने ट्रेडों की ले सकते हो। फीटर ट्रेड की है तो फीटर का भी ले सकते हो, तो अलग अलग का अलग अलग ले सकते हो। जिस भी बंदे का जिस प्रकार से स्टूडेंट देख रहा है तो अपने स्टूडेंट को जिस प्रकार से कर सकते हैं। तो सारी बुक्स भी उपलब्ध है। इसमें लिखना है फीटर ट्रेड थ्योरी बाय जुगल सर, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इस तरह की सारी चीजें हैं। अब आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बस बढ़ना पड़ेगा, और यही कह रहा हूँ कि दिन रात एक करनी पड़ेगी। हाँ, सफलता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए जगना पड़ता है दिन और रात, यही तो दिन रात का अंतर है। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, उसी के लिए अपन को दिन रात एक करने पड़ते हैं। उम्मीद है आप भी सफलता का शॉर्टकट नहीं ढूंढोगे, अतः उसके लिए लॉन्ग कट और जो आप बुक्स और जो आप वीडियो कोर्स की हेल्प ले रहे हो उससे यकीन मानिए आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुँचाने में भी आप ज़रूर भेजोगे, क्योंकि आपका इसमें चंद पैसे भी नहीं लग रहे हैं, फिर भी आप इसको ज़रूर भेजोगे मेरे कहने मात्र से। मैं ऐसा आशा और विश्वास रखता हूँ, और फिर इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलूंगा। आज के लिए तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।